नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाघ गुफा के बारे में। देखेंगे बाघ गुफा के बारे में क्या रहता है। तो सबसे पहले देखें बाघ गुफा। बाघ गुफा सबसे पहले देखें कि हम किसी भी गुफा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले देखें क्या है कि स्थिति। तो बाघ गुफा की स्थिति क्या रहेगी। स्थिति में देखें सबसे पहले क्या है कि राज्य, कि ये गुफा जो है बाघ गुफा हमारी किस राज्य में स्थित है। तो बाघ गुफा जो थी ये मध्य प्रदेश में स्थित रहेगी। बाघ गुफा हमारी किस राज्य में स्थित है। तो राज्य इसका मध्य प्रदेश रहा। किस जिले में है, या जिला कौन सा है। तो बाघ गुफा हमारी किस जिले के अंतर्गत रहती है। तो ये धार जिले में है, धार जिले में। नेक्स्ट देखें क्या है कि ये किस पर्वतमाला पर है। ये बाघ गुफा जो है ये किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है कि पर्वतमाला। तो ये विंध्याचल की पर्वतमाला रही, विंध्याचल। तो ये विंध्याचल में स्थित रहेगी। उसके पश्चात क्या है कि नदी कौन सी रहेगी, ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, नर्मदा की सहायक नदी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी रही। तो नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी कौन सी है। तो बाघिनी नदी के किनारे स्थित रहेगी, बाघिनी नदी। इसके पश्चात देखें कि जो बाघ गुफा रही इसकी दूरी क्या है। तो ये इंदौर से कितनी दूरी पर स्थित है, या सीधे लिख सकते हैं कि इंदौर से कितनी दूरी है। इंदौर से दूरी, तो ये इंदौर से 150 किलोमीटर दूर रहेगी। इंदौर से कितनी दूरी पर है, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या है कि प्राचीन नाम, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है। तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलायन। कि बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है। तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम जो है वो कलायन रहा। इसके पश्चात देखें कि इसमें जो बाघ गुफा है इसमें गुफाओं की संख्या कितनी थी। तो नेक्स्ट हेडिंग देखें क्या है कि गुफाओं की संख्या, गुफाओं की संख्या। तो यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं रही। तो यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या 9। कितनी गुफाएं हैं, तो 9 गुफाएं रहेगी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या है कि गुफा की खोज, यानी कि बाघ गुफा की खोज किसने की। तो नेक्स्ट है खोज। खोज इसकी 1818 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। तो डेंजरफील्ड के द्वारा, डेंजरफील्ड। बाघ गुफा की खोज किसने की, तो 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की। उसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है कि यहाँ पर जो गुफाएं थी गुफाओं की संख्या 9 रही। तो 9 गुफाएं जो थी इनका कुछ नामकरण भी रहता है। तो देखें इनका नामकरण क्या रहेगा। ये सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए कि बाघ में गुफाएं कितनी है, तो 9 गुफाएं हैं। उसके पश्चात ये क्या है कि ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कि बाघ में जो 9 गुफाएं रही ये सब की सब गुफाएं क्या हैं, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं या महायान शाखा से संबंधित रहेंगी। पॉइंट करके लिख लीजिए कि बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं तथा सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। क्या है, तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं तथा सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें गुफाओं का नामकरण। गुफाओं
गुफाओं का नामकरण। तो देखें कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले देखें गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1, तो गुफा संख्या 1 किस नाम से रहती है। तो गुफा संख्या जो 1 है ये ग्रह गुफा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से है, तो ग्रह गुफा, या इसी को मठाधिकारियों का निवास स्थान, मठाधिकारियों का निवास स्थान, मठाधिकारियों का निवास स्थान। अगली देखिए कौन सी रहेगी। तो नेक्स्ट है गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2, तो ये गुफा संख्या 2 जो रही है किस नाम से रहेगी। तो ये गुफा संख्या 2 जो है ये पंच पांडु के नाम से, पंच पांडु गुफा के नाम से रहती है, या इसी को क्या कहेंगे, गोसाई गुफा, यानी इसका नाम क्या है, तो गोसाई गुफा, पंच पांडु गुफा या गोसाई गुफा। इसके पश्चात अगली देखें कौन सी है। तो नेक्स्ट है गुफा संख्या 3। गुफा संख्या 3 ये किस नाम से रही। तो गुफा संख्या 3 जो है ये हाथी खाना के नाम से जानी जाती है। हाथी खाना, या लिख सकते हैं क्या, हस्ती खाना, हाथी खाना या हस्ती खाना। अगली देखें नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गुफा संख्या 4। गुफा संख्या 4 ये किस नाम से रहती है। तो गुफा संख्या 4 जो है ये रंग महल के नाम से है। रंग महल, या इसी को कहते हैं हॉल ऑफ कलर, हॉल ऑफ कलर, हॉल ऑफ कलर। इसके पश्चात अगली देखिए कौन सी है। तो नेक्स्ट है गुफा संख्या 5। गुफा संख्या 5 ये किस नाम से है। तो ये पाठशाला, किस नाम से रहेगी। तो ये गुफा जो है पाठशाला, या इसी को क्या कहते हैं, विख्यानमाला, विख्यानमाला या आख्यानमाला। नेक्स्ट देखें कौन सी है। तो नेक्स्ट है गुफा संख्या 6। गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 6 जो है ये किस नाम से रही। तो शिक्षकों का निवास स्थान, शिक्षकों का निवास स्थान क्या है, तो शिक्षकों का निवास स्थान। एक बार पुनः देख लीजिए कि गुफाओं के नामकरण में क्या है। तो गुफा संख्या 1 जो है ये ग्रह गुफा, या इसी को मठाधिकारियों का निवास स्थान। नेक्स्ट हमारी है गुफा संख्या 2 जिसे पंच पांडु या गोसाई गुफा के नाम से जाना गया। अगली गुफा तुम्हारी गुफा संख्या 3 हाथी खाना, या इसी को हस्ती खाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी है गुफा संख्या 4। गुफा संख्या 4 जो है रंग महल, या इसी को हॉल ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 5 जो पाठशाला, या इसी को व्याख्यानमाला के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट और लास्ट हमारी है गुफा संख्या 6 जिसे शिक्षकों का निवास स्थान कहते हैं। अगला एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके कि गुफा संख्या गुफा संख्या 7, 8 तथा 9, ये गुफा संख्या 7, 8 तथा 9 पूर्णतया बंद है, पूर्णतया बंद है, जिस कारण इनका कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नाम नहीं दिया गया है। क्या है कि गुफा संख्या 7, 8, 9 ये क्या है, तो ये पूर्णतया बंद है जिस कारण इनका कोई नाम नहीं दिया गया है, या इनका कोई नामकरण नहीं हुआ, कुछ भी कह सकते हैं। इसके पश्चात देखें कि बाघ गुफाओं के अंतर्गत जो प्रतिलिपियां बनी, तो किस कलाकार ने कौन सी या किस सन में प्रतिलिपियां तैयार की हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कि बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां या बाघ गुफा की प्रतिलिपियां। नेक्स्ट हेडिंग है बाघ गुफा की
प्रतिलिपियां, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां। तो देखें किसने कब कब और किसने कब प्रतिलिपियां तैयार की हैं। तो सबसे पहले लिखिए सर्वप्रथम, पॉइंट करके लिखिए कि सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने तैयार की। तो सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने, मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, प्रतिलिपियां तैयार की। क्या है कि सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके पश्चात कौन रहेगा। तो नेक्स्ट देखें क्या है कि 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने बनाई। तो 1921 ईस्वी में नंदलाल, 1921 में नंदलाल बोस व आशित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस व आशित कुमार हल्दर, 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस व आशित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। क्या है कि 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस व आशित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके पश्चात क्या रहता है, इसी में लिख लीजिए कॉमा करके, तथा इसके अतिरिक्त, कौन रहेगा। तो सुरेंद्र नाथकर कॉमा DM आपटे, इसके पश्चात क्या है AB भोसले, DM आपटे, AB भोसले तथा आर्मेनियन प्रदेश, आर्मेनियन प्रदेश के सर्किस, आर्मेनियन प्रदेश के सर्किस कचडोरियल, कौन है सर्किस कचडोरियल ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की, ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की, तो क्या रहेगा। सबसे पहले क्या था कि सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाघ गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने बनाई। तो बाघ गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां बनाने वाले कौन थे। तो 1920 ईस्वी में मुकुल चंद्र डे थे। इसके पश्चात 1921 ईस्वी में, यानी कि मुकुल चंद्र डे के पश्चात किसने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। तो 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस व आशित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, तथा इसके अतिरिक्त यानी कि 1921 के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथकर, DM आपटे, AB भोसले तथा आर्मेनियन प्रदेश के सर्किस कचडोरियल ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। इनका मतलब बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। इसके पश्चात क्या है कि बाघ गुफाओं का समय निर्धारण, कि इन गुफाओं का कुछ समय भी निर्धारित किया गया, तो वो क्या रहेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है कि बाघ गुफाओं का समय निर्धारण। बाघ गुफाओं का समय निर्धारण,
देखें क्या रहेगा कि बाघ गुफाओं का समय क्या रहा, ये क्या इसका समय निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले लिखें बाघ में का अक्षर हिरोंजी रंग, पॉइंट करके लिखिए बाघ में का अक्षर, बाघ में का अक्षर हिरोंजी रंग। अब ये हिरोंजी रंग क्या है, हिरोंजी रंग, तो हिरोंजी रंग जो होता है ये तुम्हारा क्या रहेगा, किस प्रकार से बनता है, तो लाल प्लस हरे का मिश्रण, लाल प्लस हरे का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये हिरोंजी। तो लाल प्लस हरे का मिश्रण, तो लाल प्लस हरे का मिश्रण यानी कि हिरोंजी से लिखा होने के कारण, मतलब जो बाघ में का अक्षर है वो किससे लिखा गया है, तो का अक्षर जो है ये हिरोंजी रंग यानी कि लाल प्लस हरे के मिश्रण से लिखा गया है, से लिखा मिला है, लिखा मिला है, जिसके कारण इन गुफाओं का समय, जिसके कारण इन गुफाओं का समय, जिसके कारण इन गुफाओं का समय कितना रखा गया, तो 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी माना जाता है। इसके पश्चात देखें क्या रहेगा, अन्य विद्वानों के द्वारा क्या रहेगा। तो नेक्स्ट देखें विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ महोदय, विसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी, विसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी, इन गुफाओं की, इन गुफाओं की चित्रकारी का समय, चित्रकारी का समय कितना माना है, 626 से लेकर 628 ईस्वी, 626 से लेकर 628 ईस्वी के मध्य माना है, के मध्य माना है। विसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय कितना माना, तो 626 से लेकर 628 ईस्वी के मध्य माना है। और ये जो 626 से लेकर 628 का समय जो है ये किसके समकालीन है, तो अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन है। तो लिख लीजिए जो अजंता की, जो अजंता की गुफा संख्या, जो अजंता की गुफा संख्या 1 व 2, 1 व 2 के समकालीन है, 2 के समकालीन है। समकालीन का मतलब कि एक ही समय के लिए। तो विसेंट स्मिथ ने, या विसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय जो माना है वो 628 ईस्वी के मध्य का माना, जो अजंता की गुफा संख्या 1 व 2 के समकालीन है। इसके पश्चात क्या है, नेक्स्ट देखने क्या है कि राजा सुबंध का ताम्रपत्र, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजा सुबंध का ताम्रपत्र कहां से मिला, तो राजा सुबंध का ताम्रपत्र, राजा सुबंध का ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से, यानी कि बाघ की गुफा संख्या 2 से प्राप्त होता है। तो राजा सुबंध का ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ, 2 से प्राप्त है, 2 से प्राप्त है। इसके कारण इसका निर्माण काल, इसके कारण इसका निर्माण काल, इस कारण
या इसके कारण इसका निर्माण काल कितना माना जाता है? तो इस कारण इसका निर्माण काल 416 से 466 ईस्वी कितना है? तो 416 से 466 ईस्वी के मध्य मानते हैं, ईस्वी के मध्य मानते हैं। इसके पश्चात नोट करके लिखिए पॉइंट कि इन सभी का समय देखने के पश्चात या सभी विद्वानों के मत के अनुसार, नोट करके लिख लीजिए कि सभी विद्वानों के मत देखने के बाद, सभी विद्वानों के मत देखने के बाद यानी इन सभी विद्वानों के मत को देखने के बाद गुफाओं का समय सभी विद्वानों के मत को देखने के बाद ये लिखें कि ये गुफाएं या इन गुफाओं, ये गुफाएं 5वीं शती ईस्वी में, 5वीं शती ईस्वी में निर्मित हैं, 5वीं शती ईस्वी में निर्मित हुई। तो सभी विद्वानों के मत देखने के बाद ये गुफाएं 5वीं शती ईस्वी में निर्मित हुई। अब ये निर्मित होने का समय तो 5वीं शती है, लेकिन चित्रित होने का समय क्या रहा? तो साथ में लिख लें, ईस्वी में निर्मित हुई तथा 6ठी से 7वीं ईस्वी में, 7वीं ईस्वी में चित्रित लिख ले या चित्रण कार्य हुआ, चित्रित हुई। ये भी पॉइंट ध्यान रखना कि सभी विद्वानों के मत देखने के बाद ये गुफाएं 5वीं शती ईस्वी में निर्मित तो हुई, लेकिन जो चित्रित का या चित्रण का समय जो रहा वो 6ठी से 7वीं शताब्दी माना जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग डाले कि बाघ गुफाओं के चित्र। बाघ गुफाओं के अंतर्गत कौन से चित्र रहे? ये सर्वाधिक चित्र किस गुफा में पाए जाते हैं? ये भी ध्यान रखना कि बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 जो है, यानी कि बाघ की गुफा संख्या 4 जो सर्वाधिक चित्रित गुफा मानी जाती है। तो बाघ गुफाओं के चित्र, हेडिंग लिख लें, बाघ गुफाओं के चित्र। बाघ गुफाओं के चित्र देखिए इसके अंतर्गत क्या रहेगा। पहले तो यही पॉइंट लिख लें कि बाघ गुफा के अधिकांश चित्र, बाघ गुफा के अधिकांश चित्र गुफा संख्या 4 से प्राप्त होते हैं। अधिकांश चित्र गुफा संख्या 4 से प्राप्त होते हैं। तो क्या है कि बाघ गुफा के अधिकांश चित्र बाघ गुफा संख्या 4 से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना कि बाघ गुफा के अधिकांश चित्र किस गुफा से प्राप्त होते हैं? तो गुफा संख्या 4 से। इसके पश्चात देखिए प्रमुख चित्र, कि प्रमुख चित्रों में कौन से चित्र रहे। तो प्रमुख चित्र देखें इसके अंतर्गत क्या है। तो सबसे पहले देखिए वियोग या इसी को क्या लिखेंगे? तो शोकमग्न नारी, वियोग या ऑब्लिक में शोकमग्न नारी, या इसी को लिख सकते हैं शोकाकुल स्त्री, शोकाकुल स्त्री। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें कौन सा है। तो नेक्स्ट है मंत्रणा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है मंत्रणा। इसके पश्चात देखिए देव पुरुषों का आकाश में विचरण। नेक्स्ट है देव पुरुषों का आकाश में विचरण। क्या है? तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण। इसी को ऑब्लिक में लिख लेना या ब्रैकेट में लिख लेना 6 व्यक्तियों का समूह, मतलब देव पुरुषों का आकाश में विचरण या
ब्रैकेट में क्या लिखें कि 6 व्यक्तियों का समूह, यानी कि 6 व्यक्तियों का समूह दिखाया गया है। तो 6 व्यक्तियों का समूह, 6 व्यक्तियों का समूह। इसके पश्चात अगला देखें क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, गायिकाएं। गायिकाएं, या इसी को ब्रैकेट में लिख ले 5 गायिकाएं, यानी 5 गायिकाओं के चित्र दिखाए गए हैं, 5 गायिकाएं। इसके पश्चात नेक्स्ट है नृत्यांगनाएं। नृत्यांगनाएं। नेक्स्ट है बालिकाएं। बालिकाएं। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखें हलीशक नृत्य। हलीशक नृत्य नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हलीशक नृत्य। इसी को क्या लिखें, आदिवासियों का नृत्य, यानी कि हलीशक नृत्य में क्या चित्रित किया गया है, तो आदिवासियों के नृत्य को चित्रित किया गया है, आदिवासियों का नृत्य। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखें शोभा यात्रा। अब शोभा यात्रा में देखो कौन से दृश्य बने हैं, तो शोभा यात्रा, इसके अंतर्गत लिख लेना कि शोभा यात्रा में कौन से दृश्य हैं। तो सबसे पहले लिखें हाथियों का दल, यानी कि शोभा यात्रा में किस प्रकार के चित्र दिखाए गए, तो हाथियों के दल को चित्रित किया गया। हाथियों के दल, जिसमें 6 हाथियों को दिखाया गया, ये लिख ले ब्रैकेट में 6 हाथी, 6 हाथी। इसके पश्चात क्या है, इसी में रहेगा घुड़सवारों का दल। घुड़सवारों का दल, घुड़सवारों का दल। तो इसमें कितने घुड़सवार दिखाए गए, तो ब्रैकेट में लिख लेना 3 अश्वारोही, 3 अश्वारोही, यानी कि घुड़सवार क्या है, 3 अश्वारोही। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखे महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार पुनः देख लीजिए कि प्रमुख चित्रों में कौन से रहे, तो वियोग या इसी को शोका भग्न नारी या शोका कुल स्त्री। उसके पश्चात नेक्स्ट है मंत्रणा। इसके पश्चात क्या है कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण, जिसमें 6 व्यक्तियों के समूह को चित्रित किया गया। उसके पश्चात नेक्स्ट है गायिकाएं, जिसमें 5 गायिकाओं को चित्रित किया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या है, तो नृत्यांगनाएं। नेक्स्ट है बालिकाएं। उसके पश्चात क्या है कि हलीशक नृत्य, और हलीशक नृत्य में आदिवासियों के नृत्य को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है शोभा यात्रा, जिसमें हाथियों के दल को दिखाया गया, जिसमें 6 हाथी चित्रित किए गए। उसके पश्चात क्या है कि घुड़सवारों को चित्रित किया गया, और घुड़सवारों में या सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं घुड़सवारों का दल, पॉइंट छूट गया, घुड़सवारों का दल। तो घुड़सवारों के दल में 3 घुड़सवारों यानी कि 3 अश्वारोहियों को चित्रित किया गया है। इसके पश्चात लिखे महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालें महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या रहेगा, तो नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, एक यहां से चित्र मिलता है मुर्गी तथा चूजे का चित्र, और ये किस गुफा से प्राप्त हुआ, तो लिखें बाघ की 5वीं गुफा से। बाघ की 5वीं गुफा से मुर्गी तथा चूजे का चित्र, मुर्गी तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाघ की 5वीं गुफा से मुर्गी तथा चूजे का चित्र प्राप्त हुआ, जिसे कार्ल खंडालावाला ने प्रकाशित कराया। यानी कि इसको प्रकाशित किसने करवाया, तो इसमें लिख लीजिए क्या है, जिसे कार्ल खंडालावाला ने प्रकाशित करवाया। इसके पश्चात एक पॉइंट लिख लीजिए कि बाघ गुफा में केले के वृक्ष का अंकन मिलता है। क्या है कि बाघ गुफा में केले के वृक्ष का
केले के वृक्ष का अंकन मिलता है, अंकन मिलता है कि बाघ गुफा में केले के वृक्ष का अंकन मिलता है। इसके अलावा एक शैली भी तुम्हारी है जिसमें केले के वृक्ष का अंकन किया गया है। कौन सी शैली है? तो वो तुम्हारी जोधपुर शैली के अंतर्गत, कि जोधपुर शैली के अंतर्गत, सॉरी जोधपुर शैली के अंतर्गत केले का नहीं, वहां पर आम के वृक्ष का अंकन है। केले का वृक्ष का अंकन जो है ये नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत रहता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखें क्या है कि बाघ गुफा जो रही, इसके अंतर्गत हमारे चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया गया, या चित्रण तकनीकी क्या रही? तो लिखें बाघ गुफा के चित्रण में, बाघ गुफा के चित्रण में, बाघ गुफा के चित्रण में टेम्परा क्या है? तो बाघ गुफा के चित्रण में टेम्परा ब्लू रंग, टेम्परा ब्लू रंग चित्रण तकनीकी का प्रयोग था। ब्लू रंग चित्रण तकनीकी का प्रयोग था, यानी कि किस तकनीकी को अपनाया गया? तो बाघ गुफा के चित्रण में टेम्परा ब्लू रंग चित्रण तकनीकी का प्रयोग था। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखें कि बाघ की गुफाएं किस चट्टान से बनी हैं? तो बाघ की गुफा या बाघ की क्या है कि बाघ गुफा भुरभुरे किस प्रकार के हैं? भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर से। तो बाघ गुफा भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर की बनी है, लाल बलुआ पत्थर की बनी है। ये भी ध्यान रखना कि बाघ गुफा भुरभुरे लाल बलुआ पत्थर की बनी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्या है कि इस गुफा में नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाघ गुफा से ही, बाघ गुफा से ही नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा प्राप्त हुआ है। क्या है कि बाघ गुफा से नीले रंग के कबूतरों का जोड़ा प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात देखें क्या है कि पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई कब करवाई? तो पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की सफाई कब करवाई है? तो लिख लीजिए पॉइंट करके कि पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफाओं की सफाई, बाघ गुफाओं की सफाई कब करवाई है? तो 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में करवाई। क्या है कि पुरातत्व विभाग ने बाघ गुफाओं की सफाई 1929 ईस्वी में करवाई। इसके पश्चात देखें क्या है कि 1951 ईस्वी में, तो 1951 ईस्वी में क्या रहा? लिखिए पॉइंट करके 1951 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने, पुरातत्व विभाग ने इसे पूर्णतया अपने संरक्षण में लिया। विभाग ने इसे पूर्णतया अपने संरक्षण में लिया। पूर्णतया अपने संरक्षण में लिया तथा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, तथा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना
कि बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? 1951 ईस्वी में। तो ये हमारी बाघ गुफा जो थी ये पूर्णतः कंप्लीट हुई।